नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। एक जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाने से 3 दिन पहले सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के छपाई को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था। अब खबर आई है कि कोर्ट के इस आदेश के 3 दिन पहले सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की छपाई को मंजूरी दी थी। ये मंजूरी वित्त मंत्रालय ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी थी। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 28 फरवरी को एसबीआई को बॉन्ड छपाई पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। यह खुलासा सूचना का अधिकार एक्ट के तहत मिली वित्त मंत्रालय और एसबीआई के बीच लेनदेन के लिए पत्राचार और ईमेल की फाइल नोटिंग से हुआ है। इन रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि एसपीएमसीआईएल ने 8350 बॉन्ड की छपाई करके एसबीआई को भेज भी दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना की शुरुआत के बाद से कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाए गए। इनमें से 8,451 करोड़ रुपए बीजेपी ने भुनाए, जबकि कांग्रेस ने 1950 करोड़ रुपए, टीएमसी ने 1707.81 करोड़ रुपए और बीआरएस ने 1,407.30 करोड़ रुपए भुनाए। जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने एक ट्रेड मेल के जरिए एसपीएमसीआईएल को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की छपाई पर रोक लगाई। इस ट्रेड मेल हेडिंग थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की छपाई पर रोक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना 2018। एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने अपने मेल में लिखा है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सुरक्षा फॉर्म के 4 बक्सों के मिलने की पुष्टि की है। इसमें 23 फरवरी 2024 तक कुल 8,350 बॉन्ड्स मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम आपकी बाकी 1,650 इलेक्ट्रोगाने की रिक्वेस्ट रोल बॉन्ड्स की छपाई पर रोक लगाते हैं, जिसके लिए 12 जनवरी 2024 को एक बजट डिवीजन पत्र के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक भारत की सीमा से सटे गांवों में ड्रैगन ने एक नई चाल के साथ तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ मनाई है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सीमा पर बसाए गए नए गांव में तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ का जश्न चीन ने मनाया है। गौरतलब है कि चीन भारत से सटी सीमाओं पर कई गांवों का निर्माण कर रहा है, जिसकी आड़ में चीन सैनिकों को क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। चीन ने तिब्बत को जीजेंग नाम दिया है। चीनी सैनिकों ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ को पूरे जश्न के साथ मनाया। समाचार एजेंसी सिंगुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले गुरुवार को लोकतांत्रिक सुधार की 65वीं वर्षगांठ मनाई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे क्षेत्र में कई भव्य समारोह और स्मारक गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान भारत और भूटान की सीमा पर बने नए सीमावर्ती गांवों का भी जिक्र किया गया। पिछले महीने हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों और सैनिकों को समायोजित करने के लिए नई इमारतों वाले 3 गांवों का निर्माण भूटान के साथ विवादित सीमा पर किया गया था। पोस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि गांव बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए चीन की राज्य के नेतृत्व वाली गरीबी उन्मूलन योजना का हिस्सा थे, लेकिन वे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गढ़ के रूप में दोगुने हो गए। गौरतलब है कि चीन ने अब तक सीमा क्षेत्र में लगभग 624 गांव बनाए हैं। चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी जीजांग स्वायत्त क्षेत्रीय समिति के उप सचिव और जीजांग स्वायत्त क्षेत्र की पीपुल्स सरकार के अध्यक्ष यान जिनहाई ने 100% ब्रॉडबैंड और 4G सिग्नल के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर बोलते हुए कहा कि जीजांग कायम रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिक बंदोबस्त के साथ सेना की तैनाती को संतुलित करने और सीमा सुदृढ़ीकरण और विकास दोनों पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, जिसमें राजनाथ सिंह को अध्यक्ष तो सीतारमण को बनाया गया संयोजक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा की घोषणा पत्र समिति के 27 सदस्यों में गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भी रखा गया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। दिग्गज भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष बनाने के साथ ही निर्मला सीतारमण को संयोजक, पीयूष गोयल को सह संयोजक, भाजपा मैनिफेस्टो कमेटी में अध्यक्ष समेत 27 सदस्यों को शामिल किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह समिति लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी वादों को लेकर विचार विमर्श करेगी और उन्हें अमली जामा पहनाएगी। इसके लिए समिति देश भर के लोगों से सुझाव मांगेगी। बिहार के पटना हाईकोर्ट ने पारिवारिक जीवन पर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि बीवी को भूत या पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। जानिए पटना हाईकोर्ट के इस मामले को। एक मामले में कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी सजा को रद्द कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी किया। पटना हाईकोर्ट पति पत्नी के विवाद के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि पति का अपनी पत्नी को भूत या पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक चौधरी कर रहे थे। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती है जहां पति पत्नी ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं। कोर्ट ने मामले में पति की याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी सजा को रद्द कर दिया। आइए मामला को समझते हैं। इस मामले में एक पिता और पुत्र ने बिहार के नालंदा जिले की अदालत के एक आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला 1994 दर्ज किया गया था, जब लड़की पक्ष ने पति और ससुर के खिलाफ दहेज में कार की मांग को लेकर दबाव बनाने और परेशान करने, पिटाई करने का मामला दर्ज किया था। बाद में पिता पुत्र की प्रार्थना पर मामले को नवादा से नालंदा ट्रांसफर कर दिया गया था, जिन्हें 2008 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 1 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस संदर्भ में लड़की पक्ष के वकील ने कहा, पटना हाईकोर्ट के सामने दायर याचिका के विरोध करते हुए तलाकशुदा महिला के वकील ने दलील दी थी कि 21वीं सदी में एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा भूत या पिशाच कहा जाता था। अदालत ने कहा कि वह इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले क्रूरता के दायरे में नहीं आते हैं। उसने यह भी कहा कि लड़की का परिवार यह साबित नहीं कर पाया कि उसने मारुति की मांग की गई थी, ऐसे उनके साथ मारपीट की गई। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत एक पति की सजा को रद्द कर दिया। जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल पर कमेंट करते हुए कहा कि अभी कर ले शादी, चुनाव के बाद लाएंगे यूसीसी, फिर होगी गिरफ्तारी। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को लेकर कहा, उन्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए, चुनाव के बाद यूसीसी असम में आएगा और फिर गिरफ्तारी होगी, इसलिए अगर वह चुनाव से पहले शादी कर ले तो ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि उन्हें शादी करनी है तो अभी शादी कर ले या कर लेना चाहिए, नहीं तो लोकसभा चुनाव के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और फिर गिरफ्तारी होगी। बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून बन चुका है और अन्य राज्यों की बीजेपी सरकारों में भी इसे लागू करने पर बात चल रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पिछले महीने विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि उनकी सरकार सामने के दरवाजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। टीवी के एक न्यूज के मुताबिक अमेरिका इजराइल गठबंधन में दरारें लगातार गहरी होती जा रही है। यूएस इजराइल संबंधों में दरारें अब छिप नहीं सकती। गाजा पर इजराइल के विनाशकारी युद्ध के 6 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आखिरकार युद्ध विराम की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बहिष्कार इजराइल के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इजरायली मीडिया में संयुक्त राष्ट्र वोट का विरोध लगभग एकमत और आश्चर्यजनक नहीं है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी समाचार आउटलेट्स में रुचि की कमी है। यह कहानी जो नितार्थ उठाती है वह शायद उनके लिए थोड़ा असुविधाजनक है। वे घर के बहुत करीब पहुंचते हैं। द टाइम्स के एक लेख में गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजराइल द्वारा की गई व्यापक निगरानी के बारे में अधिक जानकारी सामने आई है। निर्माता तारिक नफी बताते हैं कि कैसे चेहरे की पहचान का उपयोग फिलिस्तीनियों के चेहरों को इकट्ठा करने और सूचीबद्ध करने के लिए किया जा रहा है, उनकी जानकारी या सहमति के बिना। बीजेपी के परिवार में चढ़ी वंशवाद की हैरान कर देने वाली वेल पूर्व प्रधानमंत्रियों के रिश्तेदारों की भी भरमार हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद अक्सर बहस का मुद्दा कर रहा है। चुनावी राजनीति में परिवारवाद लगभग हर पार्टी में है, बस कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अक्सर परिवारवाद, भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाते रहे हैं। बीजेपी ने वंशवाद की लड़ाई के खिलाफ अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। हालांकि अब चुनाव से पहले कई पूर्व प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के मंत्री और पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला का इस लिस्ट में ताज़ा नाम जुड़ा है। रंजीत सिंह को हिसार संसदीय सीट से पार्टी ने
टिकट दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस के दो गैर गांधी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के परिजन भी शामिल हैं। कांग्रेस पर अक्सर गैर गांधी प्रधानमंत्रियों के परिजनों को दरकिनार करने का आरोप लगाता रहा है। इस तरह से और भी कई सारे नाम शामिल हैं। अब समस्या नहीं, आमदनी का जरिया। यूपी सरकार द्वारा 17 लाख बायो डिंकपोजर भी बांटा जाएगा। पर्यावरण रक्षा, किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा प्रयास। उत्तर प्रदेश में करीब 100 सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। यह प्लांट एक शानदार विकल्प बनकर सामने आएंगे। कटाई जलाने के कई सारे दुष्प्रभाव भी हैं। अगर आप कटाई के बाद धान की पराली जलाने की सोच रहे हैं तो रुकिए और सोचिए। आप सिर्फ खेत नहीं, उसके साथ अपनी किस्मत भी खाक करने जा रहे हैं, क्योंकि पराली के साथ फसल के लिए सर्वाधिक जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपीके के साथ अरबों की संख्या में भूमि के मित्र बैक्टीरिया और फफूंद भी जल जाते हैं। भूसे के रूप में पशुओं का हक तो मारा ही जाता है। इसी के साथ आज का यह समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।